हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक विशेष यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस बाय सुमित सर। और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं साइंस की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। मैं समझता हूं ये क्लास आप सबके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, इंटरेस्टिंग है, और साइंस की दुनिया में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इस सेशन के साथ आपको जरूर जुड़ना चाहिए। हालांकि एक गैप के बाद मैं आ रहा हूं, कुछ समय तक आपकी क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन मैं आप उम्मीद करता हूं कि इसी चैनल पर आप सबकी क्लास आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके आप इसे शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर लीजिए। चैनल का नाम सिंपल है, साइंस बाय सुमित सर, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपकी अब साइंस की क्लास होने वाली है। आज एक विशेष क्लास है, तो आज इस क्लास में हम लोग बातचीत क्या करने वाले हैं, खास टॉपिक पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस के अंतर्गत, जिसको हम लोग कहते हैं ध्वनि, साउंड। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये साउंड। आप सबको पता है आवाज, साउंड का मतलब क्या होता है। हम यहाँ वहां यत्र तत्र सर्वत्र किसी न किसी रूप में बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं। और अगर विज्ञान की भाषा की बात करें तो ये आवाज, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, ये एक प्रकार से ऊर्जा है। इसे एनर्जी का एक फॉर्मेट कहा जाता है। ये सही बात है। और साथ ही साथ आप ध्वनि को एक वेव के रूप में भी जानते हैं, तरंग के भी रूप में जानते हैं। और ये तरंग, जिसे हम ध्वनि के रूप में जानते हैं, मतलब ध्वनि एक तरीके का तरंग है, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। तो ये कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। कहीं भी कोई भी आवाज अगर आपको सुनाई देती है, तो वो आवाज किसी न किसी सिस्टम, किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी पैटर्न में कंपन, वाइब्रेशंस के कारण उत्पन्न होते हैं। चाहे वो हारमोनियम की आवाज हो, तबले की आवाज हो, कोई भी, इवन हम लोग कुछ बातचीत करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं कंठ में, उन वोकल कॉर्ड्स के फ्लैप में वाइब्रेशंस होता है, जिससे आवाज की उत्पत्ति होती है। और यही आवाज एनर्जी के रूप में जब आगे बढ़ती है, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, तो हम उसे सुन पाते हैं कान के जरिए। तो बेसिकली साउंड एक ऊर्जा है, एक तरंग भी है। और व्यावहारिक जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, और इसके ऊपर और अलग अलग पहलुओं के आधार पर हम लोग चर्चा करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है, साउंड चलो एक ऊर्जा का एक रूप है। इसे तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसके बारे में, जैसे कि अभी मैंने बात की है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। सिंपल, साउंड के प्रोडक्शन में जहां एक कॉमन चीज हमें दिखाई देती है, कहीं भी अगर साउंड उत्पन्न होती है, तो वो है कंपन, वो है वाइब्रेशन। अब चाहे, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप पीटते हैं हथौड़े से, आवाज निकलती है। जैसे आपने सितार गिटार के तार को देखा होगा, स्ट्रिंग को स्ट्रेच आउट करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, आवाज उत्पन्न होती है, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ढोलक होता है, मृदंगम होता है, उसके ऊपर आप मारते हैं किसी चीज से, वाइब्रेशंस की वजह से आवाज की उत्पत्ति होती है। हम कुछ बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है, और उसकी वजह से आवाज की उत्पत्ति होती है। तो कहीं ना कहीं कंपन वो चीज है जिसके कारण साउंड की उत्पत्ति होती है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ देखो, डंडे से आप इसके ऊपर पीटेंगे, कोई ना कोई वाइब्रेशन तो उत्पन्न होगा, और यही वाइब्रेशन ध्वनि के रूप में आगे बढ़ती है, एनर्जी के रूप में आगे बढ़ती है। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट देख लो, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लो, या कोई भी सिस्टम देख लो, तो कंपन की वजह से साउंड की उत्पत्ति होती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान ले, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरी बात, आप देख लो यहाँ पे वो पॉइंट जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो लिखा भी है कि जब हम किसी वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे सितार है, सितार के तार है, या किसी और हारमोनियम है, कोई भी हो, तो अगर सितार की ही बात करें, इसके तार को जब हम कर्षित करते हैं ना, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वो वाइब्रेशन होता है, तार की ध्वनि तो सुनाई देती है, लेकिन सिर्फ तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वास्तव में तार जिस सिस्टम में लगा हुआ है, पूरे संपूर्ण यंत्र की बात कर रहे हैं, संपूर्ण यंत्र कंपन करने लगता है, ठीक है। और इस पूरे यंत्र के कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, और उस ध्वनि को हम सुनते हैं। हो सकता है उसमें से कोई कंपन, उसकी शक्ति कमजोर हो तो वो उस तरीके से हमें सुनाई ना दे, और हो सकता है किसी कंपन की शक्ति ठीक ठाक हो तो वो हमें सुनाई दे, लेकिन कंपन पूरे ऑब्जेक्ट करने लगती है।
इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं, ढोल मृदंगम जैसी चीज होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम केवल झिल्ली की आवाज को नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज को सुनते हैं। और हो सकता है उसमें से किसी पार्ट की कंपन की शक्ति ज्यादा हो, किसी पार्ट की कंपन उतनी ना हो, तो हमें थोड़ा सा गैप या फर्क महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी बॉडी कंपन करने लगती है। तो कंपन तो कॉमन चीज है, और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अभी इसके ऊपर हमने बात की है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, सितार गिटार से लेकर के ढोलक मृदंगम तक ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक बात है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, सुनाई के बाद भी जो दिखाई दे जाते हैं, सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं। लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम, स्ट्रेंथ, एम्पलीट्यूड कंपन का इतना कम होता है कि कई बार हम उस कंपन को देख नहीं पाते, तथापि इन कंपनों का अनुभव हम कर सकते हैं। तो कंपन कॉमन चीज है साउंड के संदर्भ में, जो आपको फिलहाल ध्यान रखनी है, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे इस बच्चे के दिमाग में भी है, देखो इन सबसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि जब हम बोलते हैं, ये प्रश्न है इसके दिमाग में, तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? जैसे कि अभी अभी मैंने बात की है कि साउंड की जब भी बात होगी, ध्वनि की जब भी बात होगी, तो वाइब्रेशन से इसकी उत्पत्ति होती है। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे, कोई और सुन रहा है, तो कंपन तो वहां भी हो रहा है। तो क्या जब हम कुछ बोलते हैं, आवाज तो हमारे अंदर से निकलती है, तो हमारी बॉडी के किसी हिस्से में कंपन होता है? इसका जवाब है यस। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ कंठ के अंदर, मतलब अंदर विंड पाइप के ऊपर का एक सिस्टम होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और ये जो वोकल कॉर्ड, जैसे हम कुछ बोलते, सिंपली समझो कि ये हमारे लंग्स है, ठीक है। और जब हम कुछ बोलते हैं तो जोर लगाते हैं ना बोलने के लिए, तो यहां से हवा आगे जब वोकल कॉर्ड के अंदर पहुंचती है, तो यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन होते हैं, इसका एक पैटर्न है, और इसके वाइब्रेशन से ही साउंड की उत्पत्ति होती है और ये साउंड बाहर निकलती है। तो यहाँ हमारे बॉडी में किसी न किसी पार्ट का तो वाइब्रेशन होता है। आप देखो वोकल फोल्ड्स देख लो, या वोकल, ये देख रहे हो आप, ये वाला सिस्टम, ये वोकल कॉर्ड्स का एक तरीके से डिजाइन है, यहाँ पे देखो। और जब हम कुछ बोलते हैं तो ये पतली सी जो नैरो सिल्ट है ना, यहाँ से हवा आगे बढ़ती है ऊपर की तरफ, और इसी दौरान ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, लाइक दिस। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ कंपन होता हुआ आपको दिख रहा है। ये अंदर से फेफड़ों से हवा ने आती है, आवाज को जब हम निकालते हैं तो, और यहाँ इस वोकल कॉर्ड में जब वाइब्रेशन होता है, तो इसी से फिर आवाज की उत्पत्ति होती है। तो वाइब्रेशन तो हो ही रहा है, आप देख ही सकते हो। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मनुष्य में ध्वनि यानी साउंड वाक यंत्र अथवा कंठ, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। हमारे में वॉइस बॉक्स होता है, इसको कई बार हम लैरिंग्स भी कह देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा और समझने के लिए, आपके बॉडी का हिस्सा है, हमारे बॉडी का हिस्सा है, तो आप देखिए, काम कीजिए, अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए यहाँ, और एक कठोर उभार को खोजिए। यहाँ एडम्स एप्पल जो होता है ना, इसको खोजिए। यहाँ आपको ये उभार दिख जाएगा, जो निगलते समय कई बार चलता हुआ प्रतीत होता है, ये दिखता है। शरीर का यह जो भाग है ना, ये इसके अंदर ही समझ लो वाक यंत्र होता है, वाक यंत्र कहलाता है। यह जो हमारा श्वास नली है, श्वास नली या विंड पाइप जिसको हम कहते हैं ना, ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर मौजूद होता है। अगर ये विंड पाइप है तो ऊपरी सिरे पर ही मौजूद होता है। और ये वॉइस बॉक्स या वाक यंत्र जिसको हम कहते हैं, ये कई बार हमसे कंठ लैरिंग्स भी कहते हैं, इसके आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती। मीन्स द वोकल कॉर्ड्स are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them to passage of air। आप इस चित्र में देख सकते हो, आपको यहां दिखाया है मैंने,
आप यहाँ देख सकते हो, ये फ्लैप है तो यहाँ ये नैरो गैप होता है, ये देख लो, ये सब वोकल कॉर्ड्स के ही इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। तो यही वो चीज है, यही वो वोकल कॉर्ड्स है जिसकी वजह से साउंड की उत्पत्ति हमारे अंदर होती है। फेफड़े के सपोर्ट से हम आवाज निकाल पाते हैं, और यस ऑफ कोर्स इसी में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट के रूप में आपको याद रखना है कि जो जिस वोकल कॉर्ड की बात हम कह रहे हैं, जिसके फ्लैप की कंपन की वजह से आवाज उत्पन्न होती है, जैसे आवाज के वेरिएशंस होते हैं ना, आप जानते हो, जैसे मेल की बात करें, मेल की आवाज थोड़ी अलग होती है, फीमेल की आवाज, महिला की आवाज अलग होती है, और जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज अलग होती है। तो आवाज तो सारे निकालते हैं, पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे, सब निकालते हैं, लेकिन सबकी आवाज में वेरिएशन होते हैं। और अगर इन सब के अलग अलग आवाज होते हैं तो उसका एक रीजन वोकल कॉर्ड्स भी है। आमतौर पर कहते हैं कि जो पुरुषों के वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, इसका जो साइज होता है, इसकी जो लंबाई होती है, ये पूछा जा सकता है, 20 mm के आसपास होती है मेल में, अडल्ट मेल में 20 mm ये वोकल कॉर्ड्स की लेंथ है। महिलाओं में इससे 5 mm कम कर दो, तो पुरुषों में अगर 20 है तो महिलाओं में 15 mm के आसपास होंगे, और चिल्ड्रन में इससे भी कम होती है। तो इसका साइज अलग अलग होता है पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की जो आवाज होती है, ध्वनियां होती है, उसमें वेरिएशंस तो होते हैं, उसमें अलग अलग पैटर्न तो होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के साइज के हिसाब से भी होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल वोकल कॉर्ड्स, फीमेल वोकल कॉर्ड्स में से बड़ा कौन सा होता है, और क्या सभी लोगों के वोकल कॉर्ड्स एक ही जैसे होते हैं? ऑब्वियसली मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, इन सबके अलग अलग होते हैं, बच्चों में और भी छोटे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, एक और पॉइंट है साउंड के बारे में, कई सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, एक टर्म, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। क्या ये सही है? ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका जवाब है यस, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो साउंड है, ध्वनि जिसे हम कहते हैं, ये एक तरंग है। तरंग का मतलब, इसे हम कहते हैं वेव, और इस वेव को मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है यांत्रिक तरंग, और जो भी यांत्रिक तरंग है, साउंड उसका एक एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं। जो भी यांत्रिक तरंग है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोपेगेट करने के लिए, गमन करने के लिए निश्चित मीडियम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम तो चाहिए ही चाहिए, बिना माध्यम के साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल नहीं कर सकता। हाँ, माध्यम ये कोई सॉलिड हो, लोहा हो, आयरन हो तो भी चलेगा, लिक्विड हो, पानी हो तो भी चलेगा, गैस, हवा हो तो भी चलेगा, सब में अलग अलग स्पीड से साउंड ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब हो गया निर्वात, जहां कोई मीडियम नहीं है, तो निर्वात में देयर इज नो मूवमेंट ऑफ साउंड, साउंड का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग है। लाइट जैसी तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वो वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं, लाइट तो वैक्यूम में सबसे तेज है। लेकिन साउंड की बात करें तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट नीड्स पर्टिकुलर मीडियम, मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, फॉर द प्रोपिगेशन। तो बिना मीडियम के ध्वनि तरंग का संचरण नहीं होता है, ये बात सीधे सीधे समझ लीजिए, यांत्रिक तरंग है, और ये बात यहाँ पे लिखी है। इसका कारण क्या है? ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की क्यों जरूरत होती है? इसका कारण यह है, बेसिकली ये मैकेनिकल वेव है। जब किसी बर्तन में से हवा, हवा एक मीडियम है, मान लो इस कमरे में से हवा निकाल दो, किसी बर्तन से हवा निकाल दो, सारी चीजें मीडियम ही निकाल दो, वो निर्वात बन जाता है। और निर्वात में ध्वनि आगे नहीं बढ़ सकती। ध्वनि गैस में आगे बढ़ सकती है, लिक्विड में आगे बढ़ सकती है, सॉलिड के अंदर भी आगे बढ़ सकती है, बट वैक्यूम में आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए अगर हम ऐसी जगह जाए, जैसे मान लो चांद पे चले जाए, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ, मैं कुछ बोलूँ आप नहीं सुन पाओगे, आप कुछ बोलो मैं नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, याद रखिएगा। और एक और बात आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे मीडियम में क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी।
तो आमतौर पर साउंड की स्पीड सॉलिड में, सॉलिड मतलब ठोस, आयरन डायमंड ये सब जो होता है ना, ठोस में सबसे ज्यादा होती है। जैसे एक दो एग्जाम्पल भी आप याद रख लो तो याद रख सकते हो, ठीक है। हीरे में डायमंड जो कि सबसे ठोस पदार्थ होता है, 12,000 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है साउंड की स्पीड, आयरन में 5,000 से ऊपर होती है, तो ये दोनों सॉलिड ही है। उसके बाद लिक्विड, जैसे पानी की बात करें तो लगभग 1500 के आसपास, 1481 मीटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिखा हुआ है। हवा जो कि गैसीय मिश्रण है तो 343 के आसपास, और वैक्यूम नो स्पीड, जीरो स्पीड साउंड चलेगी नहीं। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उसके बाद, और गैस में सबसे कम। ये साउंड की बात हो रही है। लाइट का जस्ट अपोजिट, लाइट में उल्टा होता है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है, फिर उसके बाद गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में सबसे कम। वो लाइट की बात बाद में करेंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में साउंड की स्पीड। और टेम्परेचर बदलने से स्पीड बदल भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सो बेसिकली जब यूजुअली टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ना किसी मीडियम में, जैसे हवा में ही मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, तो साउंड की ट्रेवलिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। जैसे एक नोट यहाँ पे लिखा भी है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, वही अगर जीरो पे आ जाएगा तो ये 331 हो गया। यानी जीरो पे अगर 331 332 है, तो 20 पे 343, यानी टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड यूजुअली बढ़ती है। तो इस स्लाइड से दो तीन इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है, और ये दो तीन जो इनपुट लिखा हुआ है, डायमंड में, आयरन में, वाटर में, ड्राई एयर में, तो ये याद रख सकते हो, तो मुझे लगता है याद रख लेना चाहिए आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब भी साउंड की बात होगी तो साउंड की कुछ पहचान है। पहचान को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, पहचान। इसे कई बार ना फिजिक्स की भाषा में लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण भी कहते हैं। लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स कई होते हैं, लेकिन मतलब लाउडनेस और पिच दो मेन है। इसके अलावा टिम्बर भी होता है, क्वालिटी भी होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये आपके एग्जाम में इन दोनों पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया जाता है। जैसे कोई ध्वनि आप सुनते हो, पहली चीज उसकी दो मेन पहचान होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पहचान है, आप सुनते ही समझ जाते हो कि ये क्या है। एक है लाउडनेस, जिसको हम कहते हैं शक्ति, कि कोई ध्वनि कितनी शक्तिशाली है, कितनी लाउड है। और दूसरी है कि ध्वनि या आवाज पतली है या मोटी है, ठीक है। यानी कि श्रिल है या फिर ग्रेव है। जैसे बच्चों की आवाज है, लड़कियों की आवाज है, ये पतली होती है। लड़कों की आवाज, बुजुर्गों की आवाज कंपैरेटिवली मोटी होती है। तो ये चीज पिच से रिलेटेड है। कोई आवाज आपको पतली या मोटी सुनाई देती है, डेफिनेटली उसको पिच डिसाइड करता है, पिच की वजह से कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और लाउडनेस, जिसे हम इंटेंसिटी भी कहते हैं, इस चीज को इंटेंसिटी भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको तीव्रता भी कहते हैं। तीव्रता का मतलब होता है कोई ध्वनि पावरफुल है या कमजोर है। जैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, और क्या हाल चाल है, और मैं चीखने लगूं, और क्या हाल चाल है, इसका क्या मतलब है, लाउडनेस साउंड की बढ़ गई है। जैसे एक बाइक चल रही है रोड पे, और एक ट्रक, भारी भरकम ट्रक रोड पे मूव कर रहा है, दोनों आवाज कर रहे हैं, तो किसकी आवाज ज्यादा है, ट्रक की आवाज ज्यादा है। वो हाई इंटेंसिटी को शो करता है, बाइक की आवाज कम है, लो इंटेंसिटी को शो करता है ना। उसी तरीके से एक छोटी मशीन है, एक बड़ी मशीन है, आवाज जितनी ताकतवर होती है, हम कहते हैं उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो लाउडनेस बेसिकली शक्ति को बताता है, एक चीज आप याद रखिएगा। और ये जिसे हम इंटेंसिटी या लाउडनेस कहते हैं, ये ध्वनि तरंग या साउंड वेव का एक सिस्टम होता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड करता है, आयाम पे डिपेंड करता है, और सीधा ये रिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा, ए मतलब एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम, इंटेंसिटी कम, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कोई आवाज आपको लाउड सुनाई दे रही है, समझ लीजिए उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, उसकी शक्ति ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। और धीमी सुनाई दे रही है तो एम्पलीट्यूड कम है। और जिस चीज को हम पिच या तारत्व कहते हैं, जिससे आवाज मोटी या पतली सुनाई देती है, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है।
ध्वनि तरंग में एक पैटर्न होता है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा। कोई आवाज ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, ज्यादा आवृत्ति की है, तो हाई पिच की है, और आप समझ लीजिए वो पतली आवाज है। और अगर आवृत्ति कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो पिच कम है और मोटी आवाज है। यानी पिच ज्यादा, इसका मतलब है पतली आवाज, और पिच कम, मोटी आवाज। जैसे बच्चों की आवाज हाई पिच की होती है, लड़कियों की आवाज पतली होती है, हाई पिच की होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की होती है ना। और लड़कों की आवाज लो पिच की होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ लिखा भी है कि ध्वनि की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ आयाम पर निर्भर करता है, लिखा हुआ है, ये याद रख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा, ठीक है। एम्पलीट्यूड कम, समझ लीजिए लाउडनेस कम, ठीक है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग ज्यादा प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद होती है। तो ये बात अभी हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि हर साउंड की अपनी इंटेंसिटी होती है, लाउडनेस होती है, और लाउडनेस को मापने के लिए यूजुअली डेसीबेल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, डीबी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। ये अभी बोला था ना कि इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब उदाहरण के लिए यदि आयाम दोगुना कर दिया जाए, यानी a बिकम्स 2a, तो स्क्वायर के हिसाब से लाउडनेस बढ़ जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी I बिकम्स 4i। अगर दो का दोगुना कर दो, मतलब दो का स्क्वायर कर दो, अगर आयाम को 3 कर दो तो 3 का स्क्वायर को क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है, अगर आप 3 कर देते हो, 1 का 3 कर देते हो, तो उसका स्क्वायर 9, यानी स्ट्रेंथ 9 गुना हो जाएगा। यानी वर्ग के समानुपातिक का मतलब यही होता है। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, द लाउडनेस इंक्रीजेस बाई फैक्टर ऑफ 4। जितना बढ़ाओगे उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ आवाज की डेसिबल इंटेंसिटी आपके सामने है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, सामान्य ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग 10 डेसिबल इंटेंसिटी होती है। नॉर्मली जो हम फुसफुसाते हैं ना, नॉर्मली सॉफ्ट फुसफुसाहट जिसको हम कहते हैं, 30 डीबी। सामान्य वार्तालाप 50-60 तक भी जा सकता है। और ट्रैफिक में अगर आप है, बिजी ट्रैफिक, तो 70 डीबी। फैक्ट्री वगैरह में 80 डीबी हो सकता है। और 80 से ऊपर साउंड कान के लिए अच्छा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। 75-80 से ऊपर कान को नुकसान पहुंचा सकता है। और नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 50-45 डेसिबल इंटेंसिटी साउंड बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप ज्यादा डेसिबल इंटेंसिटी साउंड सुनोगे ना, तो वो पेनफुल होता जाता है, कानों के लिए अच्छा नहीं होता है। 80 एनसीईआरटी के बुक में 80 का जिक्र किया गया है। तो 80 डीबी से अधिक लाउडनेस के साउंड को हम नॉइज के कैटेगरी में रख देंगे, और ये कष्टदायक होता है। और लगातार आप 90-100 डीबी इंटेंसिटी साउंड सुनोगे तो कान पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। बहरेपन में भी हम जा सकते हैं। सो इससे हमें कहीं ना कहीं बचना है, हाई इंटेंसिटी साउंड के कुप्रभाव से बचना है, ठीक है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने बोला ये पिच डिसाइड करता है। पिच आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द स्टिलनेस और पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी मतलब कंपनों की संख्या। जैसे देखो, मान लो ये एक वेव है ना, ऐसे मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा दिख रहा है। और अगर एक इस तरीके से लिख दूं तो ये अगर हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम दिख रहे हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि कंपन की फ्रीक्वेंसी अधिक है, मतलब ये वाला ए केस, ये है हाई फ्रीक्वेंसी, तो हम कहते हैं ध्वनि पतली है, तीखी है, श्रिल है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, तीखी आवाज, बच्चों की आवाज, लड़कियों की आवाज।
यदि कंपन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे कि बी केस में, तो हम कहते हैं ध्वनि का तारतम्य कम है, यानी मोटी ध्वनि है। जैसे ये देखो, ये लो है और ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन देख रहे हो, ये ज्यादा संख्या में, तो ये हाई है। तो ये सीटी की आवाज काफी पतली होती है ना, तो हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई पिच है। लड़कियों की आवाज ऐसी इसी पैटर्न में होती है, बच्चों की आवाज इसी पैटर्न में होती है। लेकिन ये मृदंगम है या जो भी है, ड्रम है, ये मोटी आवाज होती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। देखो यहाँ पे ताकत की बात नहीं हो रही है, यहाँ आवाज के पतलेपन या मोटेपन की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं जैसे एक शेर है, ठीक है, और एक चिड़िया है, लाउडनेस दोनों अगर अपने ताकत से बोले, ये दहाड़े और ये चहचहाए, तो ताकत तो इसकी ज्यादा है, लाउडनेस तो शेर की ज्यादा है, लेकिन पिच इसकी ज्यादा होगी चिड़िया की, क्योंकि आवाज पतली तो चिड़िया की होती है, ये लिखा है। उदाहरण के लिए अब देखो ढोल की बात कर लेते हैं। ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होती है, यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है, और सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, जैसे इस पिक्चर में आपने देखा। तो इसकी तारतम्य अधिक है, ये पतली आवाज है। अब जैसे पक्षी की बात करें, चिड़िया की बात करें, तो पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भी आया है। पक्षी हाई पिच के साउंड को उत्पन्न करता है, जबकि शेर, शेर की दहाड़, इसकी पिच कम होती है, मोटी आवाज होती है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक ताकतवर होती है। अगर लाउडनेस की बात होगी तो शेर का जो दहाड़ है वो ज्यादा लाउड है, पक्षी की ध्वनि कमजोर है। लेकिन पतलेपन की बात होगी तो जो पक्षी है, बर्ड्स है, उसकी चहचहाहट हाई पिच, हाई फ्रिक्वेंसी की होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मुझे लगता है ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। तो दो चीजों के बारे में हमने बात की। जैसे हम कोई साउंड सुनते हैं तो हमें इमीडिएटली उसका पावर समझ में आ जाता है कि लाउड है या धीमी है, और साउंड सुनते ही हमें उसकी पतलेपन या मोटेपन का भी आइडिया मिल जाता है। तो पतलेपन, मोटेपन, पिच, और लाउडनेस, इंटेंसिटी, जो ताकत को रिप्रेजेंट करता है। आप प्रतिदिन बच्चों और वयस्कों की आवाज सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाजों में कोई अंतर पाते हैं? हाँ जी, पाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों की आवाज की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी अडल्ट या वयस्क की आवाज से अधिक है? यस, पतली होती है बच्चों की आवाज। सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक फ्रिक्वेंसी की या अधिक पिच की होती है, इसलिए आवाज वो पतली होती है। सो पिच के बारे में फ्रीक्वेंसी के साथ कोरिलेट करके ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड पिच ज्यादा का मतलब होता है श्रिल या पतली आवाज, और पिच कम का मतलब होता है ग्रेव या मोटी आवाज। ठीक है जी, तो ये पॉइंट कुछ साउंड से रिलेटेड थे जो मैंने आपको अभी फिलहाल समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा एग्जाम्स में। तो पढ़ते रहिए, और आगे आपकी क्लास इसी चैनल पे कंटिन्यू होगी। तो आपको करना क्या है पता है, ये यूट्यूब चैनल है ना, साइंस बाय सुमित सिंह, इसको आप सब्सक्राइब करो, बिना सोचे समझे। शेयर कर सकते हो, दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाओ। और इसी पे आपकी रेगुलर क्लास होने वाली है 10:30 बजे से, कल से कंटिन्यू हो जाएगी। मैराथन क्लास अभी लाऊंगा मैं, और एग्जाम है आप लोगों का सीटेट का, तो एग्जाम तक मैं कुछ मैराथन क्लासेस के जरिए पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और जितना भी अभी गैप हुआ था ना उस सबकी भरपाई मैं करवा दूंगा। बट शर्त एक ही है, आप सभी लोग आओ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और रेगुलर आओ। इस टाइम पे मैं आता हूँ आपसे मिलने अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।